ऑन पॉइंट भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी के बाद हड़कंप, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। कोलकाता दुष्कर्म मामले में पूर्व अधिकारियों और जजों ने मांगा इंसाफ, ममता सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। आईएएस गोविंद मोहन ने आज संभाला केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार। वक्फ कानून में संशोधन पर जेपीसी की पहली बैठक आज। सिफारिशें लागू होने तक मिले अंतरिम सुरक्षा, डॉक्टरों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। लोन के लिए नहीं है उम्र की कोई बंदिश, सरकारी बैंक दे रहे हैं 60 की उम्र के बाद के लोगों को भी लोन। अमेरिका की यात्रा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैन्य रणनीतिक सहयोग पर होगी खास बातचीत। शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नैयर अप्रैल 2025 तक अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भरेंगे उड़ान। पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा से पहले पोलैंड में दिया शांति पर संदेश, कहा यह युद्ध का युग नहीं है, प्लेन नहीं ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। बाइडेन समेत कई बड़े नेता कर चुके इसराइल की सवारी। ब्लिंकन के जाते ही इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला, 50 फिलिस्तीनियों की मौत, विफल रहा युद्ध विराम का प्रयास। रोहित शर्मा ने 3 दिग्गजों को दिया T20 वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय। इंग्लिश गेंदबाजों के नाम रहा पहला दिन, धनंजय डी सिल्वा ने खेली कप्तानी पारी। हिमनद झील से आने वाली बाढ़ से बचाव को सरकार ने कसी कमर, 150 करोड़ रुपए मंजूर। और अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। आज मुंबई से तिरुवनंतपुरम जा रही फ्लाइट में बम रखे होने की जानकारी मिली। ये धमकी मिलने के बाद तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पूर्ण रूप से इमरजेंसी घोषित कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि फ्लाइट सुबह करीब 8 बजे एयरपोर्ट पर उतरी और उसे आइसोलेशन में ले जाया गया। विमान के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही पायलट ने बम की धमकी की बात बताई। हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, पूर्व नौकरशाही सहित 295 प्रतिष्ठित हस्तियों ने कोलकाता दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या बंगाल में बिगड़ते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और महिलाओं के सामने गंभीर खतरों को चिन्हित करती है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि जहां ये घटना कोलकाता में कुशासन और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है, वहीं पीड़ितों की रक्षा की बजाय अपराधियों को बचाने की राज्य सरकार की स्पष्ट प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। बंगाल में ये कोई अकेली घटना नहीं है। बयान में कहा गया है कि शुरुआत में दुष्कर्म और हत्या को आत्महत्या के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत भी किया गया। जांच पर सवाल उठने के तुरंत बाद जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई। जब डॉक्टर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर भीड़ द्वारा हिंसक हमला किया गया। कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। वरिष्ठ आईएएस गोविंद मोहन गुरुवार को नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वो अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे, जिनका इस महत्वपूर्ण पद पर 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से पीजी डिप्लोमा धारक गोविंद कैबिनेट सचिव के बाद नौकरशाही के इस दूसरे सबसे बड़े पद पर नियुक्ति से पहले केंद्रीय संस्कृत सचिव के रूप में कार्यरत रहे हैं। वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज हुई। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने पहले दिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। अधिकारी जेपीसी के सामने वक्फ कानूनों में संशोधन की जरूरत को रेखांकित करते हुए अपना प्रेजेंटेशन दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले जेपीसी को अपने सुझावों के साथ विधेयक पर रिपोर्ट भी दी। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फेम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स की सिफारिशें लागू होने तक डॉक्टर्स को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले की शीर्ष अदालत में जारी सुनवाई में हस्तक्षेप की मांग करते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि डॉक्टर अक्सर हिंसा की कथित घटनाओं का शिकार बनते हैं और उनकी सुरक्षा को खतरा हमेशा बना रहता है। कहा जाता है कि बैंक लोन धारक की उम्र और उसकी आय को देखने के बाद ही लोन देता है। ये एक हद तक सच है भी।
ऐसे में कई बैंक बुजुर्गों को लोन नहीं देते हैं क्योंकि उनके पास कोई निश्चित कमाई का साधन नहीं होता है। हालांकि कई सरकारी बैंक सीनियर सिटीजन को लोन ऑफर भी करते हैं और इसके लिए खास स्कीम भी चलाते हैं। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक और SBI ने सीनियर सिटीजन के लिए पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर स्कीम चलाई है। इस स्कीम में पेंशन राशि के हिसाब से पर्सनल लोन दिया जाता है। बैंक 70 साल तक की आयु वाले व्यक्ति को लोन ऑफर करता है। इस स्कीम में 25,000 रुपए से 10 लाख रुपए या फिर पेंशन की 18 गुना राशि तक का लोन मिलता है। डिफेंस पेंशनर को पेंशन की 20 गुना तक की राशि का लोन भी दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के मुद्दों पर ही नहीं बल्कि आपसी द्विपक्षीय सैन्य रणनीतिक सहयोग पर भी खास बातचीत होगी। विशेषकर भारत की 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की जो तैयारी है उसमें सेना के स्ट्राइक ब्रिगेड के लिए ये लड़ाकू वाहनों के प्रस्तावित संयुक्त निर्माण के साथ वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमानों के लिए GEF 404 इंजन का भारत में सह उत्पादन करने जैसे सहयोग के अहम मसलों पर बातचीत होगी। नासा इसरो सहयोग पहल के तहत अगले साल अप्रैल तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने की उम्मीद है। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह से पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। पिछले साल चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की लैंडिंग को चिन्हित करने के भारत 23 अगस्त को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में समारोह में भाग लेंगी और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। आगामी अंतरिक्ष अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए इसरो के विज्ञानी सचिव शांतनु भट्टाबड़ेकर ने कहा कि इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार अगले साल फरवरी के बाद लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी बुधवार को पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर वार्सा पहुंचे हैं और पिछले 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। पोलैंड में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर युद्ध प्रभावित यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर युद्ध प्रभावित यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा भी करेंगे। ये 30 से अधिक वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कीव में 7 घंटे बिताएंगे। पीएम मोदी की कीव यात्रा में 20 घंटे की रेल यात्रा भी शामिल होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के दौरे के ठीक बाद बुधवार को इजराइल ने गाजा पर एक बड़ा हमला कर 50 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। ताजा हमले में इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के करीब 30 स्थानों पर बमबारी की। इजरायली सेना का दावा है कि इन हमलों में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमलों में दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। जिन स्थानों पर कार्रवाई हुई वहां पर बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी रखा गया मिला है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले गए T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2007 के बाद दूसरा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीते हुए करीब 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस जीत का जश्न खत्म नहीं हुआ है। कप्तान रोहित शर्मा BCCI सचिव जय शाह समेत बीते दिन विश्व कप की ट्रॉफी के साथ मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को कहा कि पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़, चयन समिति के अध्यक्ष अजीत आगरकर और BCCI सचिव जय शाह की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन निकालने के प्रयास में पूरा समर्थन दिया, जिसकी वजह से भारत T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने में कामयाब रहा।
उधर श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का बुधवार को आगाज हुआ है। अमीरात और ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका टीम पहली पारी में 236 रन पर सिमट गई। धनंजय डी सिल्वा ने कप्तानी पारी खेली। पहले दिन स्टंप तक इंग्लैंड टीम ने बिना कोई विकेट खोए पहली पारी में 22 रन भी बना लिए हैं। इंग्लैंड टीम अभी भी 214 रन पीछे रही है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद हिमनद झीलों के कारण आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हिमनद झील विस्फोटक जनित बाढ़ से निपटने के लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा लागू किया जाना है। भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 7500 हिमनद झीलें हैं और NDMA ने उनसे उत्पन्न खतरे को कम करने के उपायों के लिए 189 उच्च जोखिम वाली झीलों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए भी अलग कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य खतरे का आंकलन और झीलों और निचले इलाकों में स्वचालित मौसम और जल स्तर निगरानी स्टेशन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना है। और बात करें आने वाले मौसम की और चल रहे मौसम की मिजाज की, तो मंगलवार को हुई बारिश के बाद दिल्ली NCR में बुधवार को फिर से चिपचिपी गर्मी का एहसास हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लोगों को झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और इस पूरे भारत में हल्की और असम, मेघालय और त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं पर केरल में मूसलाधार और लक्षद्वीप में अति भारी वर्षा की संभावना भी जताई जा रही है। इसी के साथ भारत के अन्य भागों में भी कहीं पर धूप तो कहीं पर बारिश हो सकती है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।